क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार जो है खरी बात अपना सर्वे कर रहा है। बुंदेलखंड यात्रा के दौरान जो है हम ललितपुर पहुंचे, उसके बाद हम मौरानीपुर भी गए और अब हम झांसी में ही हैं अभी फिलहाल। लेकिन बुंदेलखंड यात्रा का ही ये हिस्सा है। चुनाव जो है 2022 विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और इसी मुद्दे पर और इसी को लेकर हम आ गए हैं। अभी पूर्व राज्यसभा एवं पूर्व लोकसभा सांसद जो रहे हैं और बुंदेलखंड के जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और काफ़ी समय तक जनप्रतिनिधि रहे और अभी भी जनप्रतिनिधि के पद पर ना होते हुए भी जन समस्याओं के लिए हमेशा हाजिर होने वाले, हमेशा जनता के लिए हाजिर होने वाले चंद्रपाल सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। इसके साथ ही जो दर्शक अभी तक अवगत नहीं है इस बात से, तो उनको ये भी बता दूं कि NCUI जो है सहकारिता का क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, संस्था है सहकारिता की बहुत बड़ी और पूरे इंडिया में उसके NCUI के काफ़ी बार अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी फिलहाल में भी क्रबको के चेयरमैन हैं, इसके पहले भी रह चुके हैं। इसके अलावा अभी अभी रिसेंटली इंटरनेशनल पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नाम रोशन करके आए हैं चंद्रपाल सिंह यादव जी, नेताजी जिनको कहते हैं। और ICA होता है जिसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहते हैं, जो काफ़ी देशों की सदस्यता के साथ बनता है, वहाँ के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार ये हुआ है कि इंडिया से कोई अध्यक्ष बना हो, तो इंडिया को गौरवान्वित फील किया, भारत को गौरवान्वित कराया। इसके साथ ही बुंदेलखंड को, इसके साथ ही झांसी को गौरवान्वित कराकर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खरी बात न्यूज़ चैनल, हम जनता की तरफ से भी और खरी बात न्यूज़ भी, और हम पूरा परिवार आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। थैंक यू जी। चलिए, आपसे जो प्रश्न हम करना चाहते हैं वो सबसे पहले इसी को से रिलेटेड करना चाहते हैं कि ये ICA जो है ये क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और ये पूरे एशिया रीजन में कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए जी। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी कंट्री में कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी जगह मूवमेंट उतना मजबूत नहीं है, तो हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर के जब डिस्कशन करते हैं, तो जहाँ कोऑपरेटिव डेवलप नहीं है या वहाँ के लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ कोऑपरेटिव को डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयास ये करते हैं, उनको ट्रेनिंग, एजुकेशन, उनमें अवेयरनेस पैदा हो, और जो कोऑपरेटिव्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, चाहे इंडिया की हो या और किसी जो कंट्री हमारे मेंबर हैं उनमें से हो, जापान है, चाइना है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी लोग जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो दूसरी कंट्री में कोऑपरेटिव के लिए अच्छी हो रही हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं, और हमारी कुछ बहुत सी अच्छी चीज़ें दूसरे लोग अडॉप्ट करते हैं। और ये प्रयास है, हम लोगों का ये मानना है और है भी कि गरीब की मदद के लिए, जो गरीब से गरीब आदमी है, जहाँ तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता, वो उनकी मदद के लिए अगर कोई गरीबों का साथ दे सकता है तो कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई संस्थाएं दे सकती हैं और उनकी मदद करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। और किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट का मजबूत होना बहुत, मैं समझता हूँ, ज़रूरी है। बिना कोऑपरेटिव की संस्थाओं के आर्थिक रूप से देश को मजबूत नहीं किया जा सकता। नेताजी, ये जो इंटरनेशनल पटल पर आप अध्यक्ष बने हैं, क्या ये इससे पहले कभी इंडिया का कोई और भी सदस्य जो है बन चुका है? नहीं, कोई पहली बार ये हम लोगों को मौका मिला है और पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया था। पूरे देश की जो संस्थाएं मेंबर हैं उसमें 25 बोर्ड हमारी कंट्री के थे। उन सब लोगों ने बैठक करके इस बात को तय किया था कि इनको नॉमिनेट किया जाए इंडिया से, और हमें चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने, सब लोगों ने हमारा साथ दिया। किस प्रकार से चुनाव हुआ था ये?
जो हमारा तो बैलेट से चुनाव होता है, लेकिन चूंकि कोरोना के दौरान फिजिकली लोग साउथ कोरिया में उपस्थित नहीं हो पाए, सियोल में, तो जितने लोग फिजिकली वहाँ उपस्थित थे उन्होंने उस तरीके से वोट डाला। बाकी हम लोगों ने जो है थ्रू इंटरनेट जो है लोगों से ऑनलाइन वोट करने की अपील की। टाइम फिक्स था, वो तो एक सिस्टम था, उस सिस्टम पे लोगों ने वोट किया और हम लोगों को 185 वोट मिला और जो हमारे अगेंस्ट जापान की कैंडिडेट थी उनको 83 वोट मिला। जी, चलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए हम फिर से आपको। अब जो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ वो अब विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि सामने ही विधानसभा चुनाव आ चुके हैं यूपी में। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, संगठन ने बहुत मजबूती के साथ ग्रास रूट लेवल पर ज़बरदस्त तैयारी की है और इसके परिणाम अभी देखने को भी मिल रहे हैं कि जब बूथ कमेटी को बुलाते हैं, एक बूथ कमेटी में 10 से लेकर के 15 लोग हैं, लेकिन जब किसी भी बूथ कमेटी को बुलाते हैं तो 25-50 लोग इकट्ठे होते हैं। लोगों में मौजूदा सरकार के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बहुत से वादे ऐसे किए गए थे कि जो वादे पूरे नहीं किए सरकार के द्वारा, जो भी परिस्थितियां रही हों, तो लोगों की जब बातें पूरी नहीं होंगी तो निश्चित रूप से लोग दुखी होंगे। किसान इस उम्मीद में था कि हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन आज की तारीख में किसान की आमदनी दुगनी तो छोड़ो, किसान की लागत इतनी बढ़ गई है कि जो किसान को एमएसपी के माध्यम से मिलता है वो उसकी लागत भी पूरी नहीं होती। ये परिस्थितियां बन गई। नौजवान इस प्रयास में था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वो भी जो है खाली हाथ रह गया। व्यापारियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। छात्रों नौजवानों को लैपटॉप देने की बात थी, कहीं स्मार्टफोन देने की बात थी, किसी को कुछ नहीं मिला, सारे लोग खाली हाथ रह गए और इलेक्शन आ गए। महंगाई की मार जबरदस्त है। आपको पता है 2014 में जब मौजूदा लोग सत्ता में आए तो उस समय एक ही मुद्दा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसी मुद्दे को लेकर के कि सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, महंगाई ज़्यादा है, तो उसको जो है इन्होंने किया था। लेकिन इस समय जो है महंगाई और ज़्यादा है, तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि लोग जो है सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए जो है ज़्यादा लोगों ने मन बना रखा है कि सत्ता परिवर्तन करना है। और सत्ता परिवर्तन में आप जानते हैं कि सामने समाजवादी लोग दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा ये है कि समाजवादी सरकार बनेगी। जी, अच्छा, एक प्रश्न जनता की तरफ से आप को रखना चाहती हूँ कि जैसे आप कृभको के अध्यक्ष हैं, आपसे ये सवाल है कि जैसे किसान की आपने बात की, किसान अभी खाद से बहुत परेशान हुए, बहुत किल्लत हुई, तो ऐसी क्या समस्या थी? क्योंकि किसानों को अभी भी अच्छी तरीके से पता नहीं है कि ये बारिश की वजह से हुई, कि क्या समस्या आई कि खाद की इतनी किल्लत पड़ी। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये सही है, इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र और यूरिया के रेट बढ़े हैं, और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जो भी तैयार होता है हम इंपोर्ट ही करते हैं, या तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं या फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए और सब्सिडी नहीं है, तो उन परिस्थितियों में थोड़ा लाने में देरी हुई और हमें जो ये आभास नहीं था, नहीं तो अगर पहले से सरकार ने तैयारी की होती कि हमें उसको जो है प्री पोजिशनिंग करके स्टोर करना चाहिए और आगे दिक्कत हो सकती है, रेट बढ़ सकते हैं और शॉर्टेज हो सकती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पे जो है प्रयास करना चाहिए कि हम
पूरी तरीके से उसको जितनी आवश्यकता होती है उसका जो है इम्पोर्ट सुनिश्चित हो। तो इसके लिए प्रयास, इस वजह से थोड़ा देर हुआ। देर होने से एक और बात होती है कि जब अफवाह फैलती है कि शॉर्टेज है शॉर्टेज है शॉर्टेज है, तो जिसको एक बैग चाहिए होता है वो इकट्ठे 10 ले लेता है। सही बात है। और 10 अपने पास रख लेता है। जो लाना है वो एक तरीके से ही लाया जाता है, तो वो तरीके से आ भी रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, लेकिन बाकी चीज़ें शॉर्टेज बाद में नहीं रही, लेकिन व्यवस्था में गड़बड़ी हुई। चलिए ठीक है नेताजी, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का बुंदेलखंड में कैसा है, कितनी सीटें लाने वाली है इस बार? देखिए, बुंदेलखंड में जिस तरीके से तैयारी है और जिस तरीके से लोगों ने काम किया है पार्टी के लिए पिछले 5 साल में, इससे तो पूरी उम्मीद ये लगती है कि समाजवादी पार्टी कम से कम 2/3 सीटें जीतना चाहिए इस बार। और उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको, किस तरीके का प्रदर्शन करने वाली है समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश में देखिए, हमने बताया कि लोग सत्ता से नाराज हैं, क्योंकि उनको जो बातें थीं वो पूरी नहीं हुई। तो इस वजह से लोग, नाराज़गी के कारण लोगों ने मन बना लिया है कि अब मौजूदा सरकार को हटाना है और समाजवादी सरकार को लाना है, क्योंकि 12 से लेकर के 17 तक जो समाजवादी सरकार ने काम किए वो जनता के सामने है और लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जी नेताजी, एक सवाल ऐसी अभी रिसेंट में जो हुआ है ये है कि सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि झांसी स्टेशन को जो है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से स्टेशन का नाम दिया गया। तो आपके क्या विचार हैं इस पे, आपके क्या मानना है? देखिए, ये झांसी का नाम जो विलोपित कर दिया गया, ये बहुत गलत है और मैं समझता हूँ, मैं तो इस बात की निंदा करता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सब जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। झांसी का नाम पहले आता है। कभी भी झांसी का नाम जब लिया जाता है तो लोग उसके बाद पूछते हैं कि वही झांसी की जहाँ की रानी थी। बहुत से लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में और दुनिया में भी ऐसे हैं कि जो झांसी की रानी के नाम से ही महारानी लक्ष्मीबाई को जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत से लोग नाम नहीं जानते, लेकिन झांसी की रानी का नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इसलिए झांसी का नाम जो जिस तरीके से हटाया गया, मैं समझता हूं कि इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब रानी लड़ाई में थी तो उन्होंने अंग्रेजों से भी कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो अंग्रेजों से तो उनने बचा लिया, लेकिन मौजूदा लोगों ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने हमसे झांसी छीन ली। तो ये जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के लोगों की भावनाओं के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और जिन लोगों ने भी इस पे जो है प्रस्ताव दिया है या जो बात कही है, नितांत जो है झांसी के लोगों का इतिहास बदलने का उन्होंने प्रयास किया है, जो बहुत गलत है। चलिए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारी जनता को? हम लोगों से आज के मौके पे यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को आने वाले 2022 के चुनाव में इस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए जो काम करने वाले लोग हों, जो विकास को महत्व देने वाले लोग हों, जो जाति धर्म के नाम पर जो है वोट हासिल करने वाले लोग ना हों। और मैं समझता हूँ कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सत्ता में रहते हुए जो काम किए वो सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। झांसी में फ्लाईओवर बना, भले ही नाम किसी ने अपना रख दिया हो वो अलग बात है, क्योंकि नाम बदलने में तो जैसे हमने पहले भी कहा कि ये लोग जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको बनवाया जो सामने दिखाई देता, बच्चा इस बात को जानता है। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल, बच्चा इस बात को जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। मिलिट्री स्कूल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। पैरामेडिकल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है। झांसी की सड़कें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं। दूसरे लोग जो सत्ता में रहे हैं उन लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं है
कि वो जो है कुछ भी दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। तो लोगों ने, हम समझते हैं कि ये महसूस किया है कि समाजवादी सरकार में बेहतर काम था अपेक्षाकृत मौजूदा सरकार के, इसलिए लोगों ने मन बनाया है। और हम चाहते हैं कि उनकी, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि लोग गलतफहमियां पैदा करने की बात करते हैं। हम उनको ये इस आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर समाजवादी सरकार आएगी, किसी भी व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम लोग जो भी वादे करेंगे उसको किसी कीमत पर भी पूरा करने का काम करेंगे और बुंदेलखंड के विकास के लिए निश्चित रूप से प्राथमिकता रहेगी। इसलिए हम लोगों से चाहेंगे कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी का, जो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को भी आपके साथ जुड़ने का मौका दिया, हमारी जनता को आपसे रूबरू होने का मौका दिया, अपना अमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि को, जनता को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा